हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 जैक बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी भी वैकेंसी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान, ठीक ना, सोशल साइंस। ठीक है, क्लास 10 के लिए सोशल साइंस जो है वो पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे बाबू लोग, देख सकते हैं आप लोग। संसाधन पढ़ेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर, और भी है ना। फिर देखिए, समाप्यता तो बताए हैं, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, संसाधनों के विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भारत में भू संसाधन, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। ठीक है, ये सोशल साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के साथ साथ और भी एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए संसाधन, ठीक ना, क्या बाबू लोग, संसाधन है। ठीक है, तो देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है, ठीक है, और जिससे यानी जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावित तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, ये क्या है बाबू, संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है। ठीक है, फिर देखिए, अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है ना। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से, है ना। जैव संसाधन, जैव अर्थात जिसमें जीव हो, और एक अजैव, ठीक है, अजैव संसाधन जिसमें जीव नहीं हो, है ना। एक समाप्यता के आधार पर, यानी कि समाप्यता के आधार पर क्या है, जो समाप्त भी होता है और जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय साधन, है ना, संसाधन। इसको हम लोग आगे नीचे पढ़ेंगे। फिर है स्वामित्व के आधार पर, यानी व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, फिर देखिए विकास के स्तर पर है बाबू लोग, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, है ना, संचित कोष। अब धरेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर क्या है बाबू लोग, देखिए जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिसमें जीवन पर्याप्त है, जैव संसाधन कहलाता है ना। कहता है कि जिस संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, जीव, है ना, जैसे मछली और जीव जंतु जितने भी होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य, मछली वगैरह, पशुधन, है ना, जितने भी पशु पक्षी है। ठीक है, फिर देखिए उसी तरह से है अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन है, जैसे चट्टानें, धातुएं और भी तरह तरह के, है ना, लकड़ी, चट्टानें, पत्थर वगैरह, जितने भी कोयला, ये सब जितने भी संसाधन है, ये क्या है, अजैव संसाधन है ना। इसमें जीवन नहीं है। समाप्यता के आधार पर, है ना, जो समाप्त होता है उसके आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर तो आप लोग बताए थे दो प्रकार से, कौन कौन, तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो क्या है बाबू, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब क्या, जो नया रूप में एक बार समाप्त होने के बाद फिर नया रूप में आएगा, ये स्वतः समाप्त नहीं होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसका उपयोग बार बार हम लोग कर सकते हैं। और क्या है, अनवीकरणीय संसाधन में इसका उपयोग, जैसे कोयला है, उसको एक बार खनन करके यानी कोड़ करके निकालने के बाद क्या वहाँ कोयला पानी के साथ झरा के फिर भरेगा क्या, नहीं भरेगा, इसलिए वो अनवी है ना। अनवीकरणीय संसाधन हम लोग आगे पढ़ते हैं उसको। देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या है बाबू, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला, है ना, इत्यादि। ये सब ऐसा संसाधन है जो एक बार बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं ना। स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व यानी व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे उसका मालिक आप हो, हम हैं और अन्य व्यक्ति है ना। जैसे भूखंड, भूखंड का मतलब क्या है, भूमि, जैसे आपका भूमि है, ये जैसे घर है, अन्य जायदाद है, जमीन जायदाद है ना, ये सब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसका मालिक कौन होता है, निजी व्यक्ति होते हैं, है ना, स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के
सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क है ना, पिकनिक स्थल जहाँ हम लोग पिकनिक करने जाते हैं, खेल के मैदान दूसरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन है ना राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। बिल्कुल, ये किसके होते हैं? तो राष्ट्र के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत ऐसा व्यक्ति होता है राष्ट्र का संपत्ति को बर्बाद कर देता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं करना चाहिए है ना। राष्ट्र का संपत्ति है, उसी से हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। और सरकार का संपत्ति यानी अपना संपत्ति है ना, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पूरे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का ना। फिर देखिए, विकास के स्तर पर संसाधन है ना, ये देखिए। फिर है संभावित संसाधन, जैसे वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं है ना, उपलब्ध होते हैं, परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण स्वरूप देखिए, भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है ना, जिसको खोजा जा चुका है और जिनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, भंडार क्या भी? तो भंडार संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु उसकी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल दो यानी ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है ना, जिसके यौगिक क्या है भाई? तो यौगिक क्या है, जिस तरह से होता है ना ये मिश्रण में क्या होता है, दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, परंतु यौगिक में क्या है, दो तत्व आपस में मिलते हैं। ठीक है, दो तत्व या उससे अधिक। ठीक है, देखते हैं संसाधनों का विकास। ठीक ना, मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर संसाधन ना हो तो मानव अस्तित्व बिगड़ जाएगा है ना, मानव का अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। यानी ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा होती गई। यानी समय समय के आधार पर बहुत प्रकार की समस्या उत्पन्न होती गई है। क्या है भाई? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, यानी ह्रास का मतलब नाश हो जाना। समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय यानी जमाव, जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न यानी अमीर परिवार और संसाधनहीन यानी जिसके पास संसाधन ही ना हो, व्यवसाय नहीं हो, यानी गरीब के बीच संसाधनों का बांट जाना। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण वैश्विक परिस्थितिकी संकट को पैदा किया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत है ना, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। ठीक है, देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है ना। फिर है सतत आर्थिक विकास के तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अपेक्षा ना करे। संसाधन नियोजन है ना, इसको कैसे सुरक्षित किया जाए? संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान होते हैं। यानी देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना शामिल होते हैं ना। फिर है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है ना। फिर है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना यानी तालमेल स्थापित करना है ना। तो देखिए, भूमि संसाधन क्या है बाबू लोग? भूमि सबके पास है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति है ना, पेड़ पौधे, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसे यानी इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से और योजनाबद्ध तरीका से करना चाहिए है ना, न कि उलट पुलट है ना। ठीक है, फिर देखिए भूमि में यानी भारत में भूमि संसाधन, देखिए इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिए, ये जीके जी इसमें बराबर पूछा जाता है। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। यानी 43% ऐसा भूमि है जिसमें हम खेती बाड़ी कर सकते हैं या कोई उद्योग धंधा खोल सकते हैं है ना।
फिर लगभग 30% भूमि क्षेत्र यानी जो जमीन है उस पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, यानी उससे पहाड़ है जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, यानी उस पहाड़ के नीचे में बारहमास ये नदी पानी बहते रहती नदी में। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, इसमें पर्यटन लोग घूमने जाते हैं और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है ना, पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। ठीक है, फिर देखिए भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भौतिक कारक जैसे भूमि आकृति, जैसे जमीन की जो आकृति नक्शा, जलवायु और मृदा का प्रकार, यानी जलवायु जो होता है जगह जगह पर अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, मृदा का प्रकार, मिट्टी का अलग अलग प्रकार होता है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, ये जनसंख्या घनत्व, घनत्व क्या है कि सामने सामने जिस जगह पर बहुत ही करीब सामने सामने अधिक व्यक्ति की जनसंख्या वो घनत्व कहलाता है। प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना कितना है भाई, तो 12.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। परंतु इसके 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी इस भूमि को 93% ही हम लोग उपलब्ध में लेते हैं, बाद बाकी काम में नहीं आता है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का संरक्षण भी नहीं हुआ है, उसका भी संरक्षण नहीं हो पाया है। फिर देखिए भूमि निम्नीकरण, ये देखिए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। ठीक है, इसका रख रखाव, कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, पशुचारण है ना, पशुचारण चरने के लिए खनन के भूमि के निजीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। भूमि के निम्नीकरण को रोकने का उपाय क्या है, वनारोपण। ठीक है, अगर वन रोपोगे तो आपका ज़मीन है वह बह करके नहीं चला जाएगा। चारागाहों का उचित प्रबंधन, जैसे बैल बकरी लोग ये सब चरता है उसका प्रबंधन, यानी कि ठीक से देख रेख होना चाहिए। पशुचारण नियंत्रण, अगर पेड़ पौधे लगा है वहाँ पर पशु को नहीं चरने दिया जाना चाहिए ताकि वो ठीक से पेड़ पौधे रहे, है ना, कटे फटे नहीं। रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियाँ है ना द्वारा स्थितिकरण। फिर बंजर भूमि उचित प्रबंधन, जहाँ पर खेती उपजाऊ नहीं होता है उसको भी मेहनत करके उपजाऊ जैसा बनाया जाता है। खनन नियंत्रण, ठीक है। फिर है आगे क्या है बाबू लोग, मृदा संसाधन, है ना, देखिए, है ना, देखिए मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण एक प्राकृतिक संसाधन है ना। यह पौधे के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, यानी रख रखाव करके उसे पोषण देती है। मृदा का वर्गीकरण, इसको हम लोग वर्ग के आधार पर इसको मानते हैं। मृदा बनाने यानी बनने की प्रक्रिया को निर्धारण करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ये कहाँ मिलता है भाई और इसका क्या गुण है। देखिए संपूर्ण उत्तर मैदान यानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महान नदी कहाँ है, इधर उड़ीसा तरफ है ना, जिसमें आपका हीराकुंड जल परियोजना है। गोदावरी गुजरात, कृष्णा नदी, कावेरी है ना, वगैरह वगैरह डेल्टे भी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। फिर है अधिक उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मिट्टी, यानी देखिए जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है ना, तो क्या कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटास, फास्फोरस है ना, चूना युक्त होती है, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य दलहन दाल, ये सब क्या क्या, गन्ना, चावल, गेहूँ और अन्य अनाज दाल वगैरह है ना, इस फसल के लिए बहुत बढ़िया उपजाऊ होती है। इसमें काली मिट्टी की क्या विशेषता है, कहाँ होती है, इसको देखिए। इन काली मिट्टियों का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएँ भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगर मृदाएँ भी कहा जाता है। ये जीएस बोल रहे हैं, जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीएस में भी काम देता है ना। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलबा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पत्थर में पाई जाती है और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मिट्टी बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी, यानी बहुत चिट्टा एकदम रहता है पूरा, है ना। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है, इसमें नमी होता है, बिना पटाए हुए भी, पानी पटाए हुए भी चलता है इसमें, ठीक है। फिर देखिए
ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों का परिपूर्ण होती है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। लाल मिट्टी दक्कन के पठार, दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अग्रय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। ठीक है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, है ना, पहाड़ों पर पाई जाती है। इन मृदाओं का रंग रेशेदार अग्रय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। और लेटराइट मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना देहात में, ये चीज। फिर है लेटराइट मिट्टी, क्या है इसको जानेंगे। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जहाँ पर अधिक वर्षा हो वहाँ ये मिट्टी विकसित करती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक ना। फिर देखिए इस मृदा पर अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया इसमें बचता नहीं, इसलिए इसमें जो ये आपका खाद वगैरह डालना पड़ता है, उपजाऊ होता है। मरुस्थलीय भूमि क्या है भाई, ये मिट्टी है। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अत्यधिक और मृदाओं के हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने की नमक भी इसे बनाया जाता है। फिर है वन मृदा। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन मृदा क्या है। तो देखिए ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा उपलब्ध है ना। इन मिट्टी मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों, निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपयुक्त होती है। ठीक है। अब देखिए मृदा अपरदन का संरक्षण। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी जो होता है, मिट्टी का ऊपरी कण जो उपजाऊ होता है वो एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, तो उसको हम लोग संरक्षण यानी कैसे ठीक से रख सकते हैं। ठीक है। मृदा अपरदन क्या है, तो देखिए मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन के प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय कारक जैसे वनमूलन, अति पशुचारण, जैसे मान लीजिए घास बहुत बड़ा बड़ा बढ़ा है, बराबर वहाँ पशु चरते रहता है तो क्या होता है, घास को बढ़ जाता है और पानी तेज मारे तो वो मिट्टी का ऊपरी परत बह कर चला जाता है, तो क्या हो जाता है अपरदन। अपरदन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। निर्माण और खनन आदि मृदा अपरदन के मानवीय कारक है। ठीक है। फिर देखिए इसका मृदा संरक्षण यानी इसका देख रेख इसका रखा होगा ठीक से क्या है। सोपान अथवा सीढ़ीदार भूमि, पट्टी भूमि, पेड़ों को कतार से लगाकर रक्षक मेखला बनाना। इस तरह से अगर होगा तो मिट्टी नहीं बहकर चला जाएगा या हवा में उड़ कर नहीं चला जाएगा। भारत में संसाधन नियोजन के 3 सोपान है, 3 नियम, यानी क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ठीक है। ठीक है। तो यहीं तक है, बहुत खास है, इधर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ऐसा क्लास यहीं तक समाप्त होगा। सभी को धन्यवाद, है ना। थैंक्स। सभी को ध्यान दीजिएगा आप लोग।